नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। चुनाव परिणाम आए हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी कांग्रेस पार्टी इसी में उलझी हुई है कि हार के कारणों की समीक्षा की जाए। लेकिन जो असल मुद्दा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उससे पीछे छूट रही है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है। विधानसभा का सेशन के लिए कुछ ही समय बाकी है, लेकिन अभी भी विपक्ष के नेता का चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है। अभी भी कांग्रेस पार्टी इसी में उलझी हुई है कि आखिरकार किसकी वजह से हारे, क्यों हारे, इससे कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, 8 तारीख को परिणाम आए थे, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी इसी में उलझी हुई है कि आखिरकार हम क्यों हारे, नई नई कमेटियां बना रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है? देखो, जहाँ तक हार स्वीकार करने की और ना करने की बात है, कांग्रेस पार्टी के हारे हुए नेताओं के श्रीमुख से भी एक बयान निकल करके आया है, चाहे वो शमशेर गोगी हों, चाहे वो वीरेंद्र सिंह डूमरखा के बेटे ब्रजेंद्र सिंह पौरव IAS हों, और भी कई बड़े नेता हैं, उन्होंने इस हार को स्वीकार किया है। और स्पष्ट रूप से उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी शुरुआत में EVM के ऊपर जैसे शंका जाहिर कर रही थी, उसको भी उन्होंने नकारा है कि हम EVM की इसमें कोई बड़ा फॉल्ट इसके अंदर नहीं मानते। वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन कुछ नेताओं का मत है जो EVM के ऊपर दोष दे रहे हैं, या उनकी डिमांड है कि दोबारा रिकाउंटिंग होनी चाहिए या 20 सीटों के ऊपर दोबारा चुनाव होना चाहिए। तो ये बातें चलती रहती हैं जब पार्टी हार जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव में गई थी और उनका पक्का ये मन मान चुका था कि सत्ता के गलियारों में कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है। लेकिन जब परिणाम आया तो अरमानों पर पानी फिरा, और अरमानों पर पानी फिरता है तो आदमी फिर इधर उधर टीका टिप्पणी करता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की कोशिश करता है। लेकिन वो आरोप प्रत्यारोप लग चुके हैं, और आज तो कांग्रेस पार्टी इस हाशिए पर आ गई है कि उनके ही नेता अपने ही नेताओं पर, ना केवल हरियाणा प्रदेश के, जो दूसरे अपनी पार्टी के जो प्रमुख पदों पर लोग बैठे थे, वो ही कहीं न कहीं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने लग गए हैं। इसका एक सीधा सा उदाहरण आज का बयान आप उदयभान प्रदेश अध्यक्ष जी का देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीसी करके ये कहा है कि भाई हमने संगठन के लिए सारे नाम दे दिए थे, लेकिन बाबरिया जी ने पदाधिकारी नहीं बनाए, संगठन का विस्तार नहीं किया, इसमें हमारी गलती नहीं है। कुछ दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा खेमे के बहुत ही विश्वास पात्र नेता कुलदीप शर्मा जी, जिन्होंने गन्नौर से चुनाव लड़ा शायद, उनका भी बयान इस प्रकार से आया कि ये कमियां हमारी रह गई। तो कमियां आज एक दूसरे के ऊपर खुद कांग्रेसी नेता गिनाने लग रहे हैं, और ये चलता ही रहता है, एक प्रक्रिया है। राठी साहब, अगर इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये आज के दिन लगा रहे हैं, लेकिन जो इनके सह प्रभारी बने हैं भूपेंद्र बघेल, तो उन्होंने भी कहा है कि जल्द ही हम संगठन का विस्तार करेंगे। क्या ये एक बड़ी वजह रही कि काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के पास कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई मंडल अध्यक्ष नहीं है, कोई कार्यकारिणी नहीं है उनके पास? एक कहावत नहीं है कि फिल्म का कोई डायलॉग है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। तो वही बात है, जहाँ इतना लंबा समय बगैर संगठन के कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया, और आज तो 5 साल के बाद चुनाव हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा और विधानसभा का होना है। अब भी बना देंगे तो गनीमत है। ये बयान इनके बार बार आते हैं कि इस चुनाव से पहले बनाएंगे, इसमें करेंगे, इस महीने में करेंगे, अब ये अड़चन आ गई, ये अड़चन आ गई। भारत प्रजातांत्रिक देश है, देश के किसी न किसी कोने के अंदर चुनाव होते रहते हैं, और बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां देश के अंदर 2 ही हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तो दोनों पार्टियां कहीं न कहीं चुनाव लड़ेंगी। फिर कांग्रेस का एक बहाना हो जाता है कि फलां स्टेट के चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद बनाएंगे, फलां के हो जाएंगे उसके बाद बनाएंगे। छोटा सा स्टेट हरियाणा, कोई इतने बड़े धड़ेबाजी के नहीं। अब तो धड़े भी निमट गए, सारे नेता भी निपट गए। अब तो हाईकमान जो फैसला करके देगा, किसी नेता के अंदर तो वो ब्योत है नहीं अब कि मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा। वो तो मानने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व कमजोर साबित हुआ हाईकमान की नज़रों के अंदर। तो अब तो हाईकमान जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, और कोई यहाँ किसी भी प्रकार का विरोध के सबर नहीं उठा पाएगा। डॉक्टर साहब, बीजेपी की पार्टी की बात करते हैं। बीजेपी पार्टी अपना अभियान चला रही है, लोगों को अपने संगठन के साथ जोड़ रही है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी लोगों से जो दूरी बनाकर रखी उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? देखो, लोगों के बीच में तो पार्टियां रहती हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन मुख्य बात थी संगठन की। संगठन के बारे में हम पिछले करीब 1-1.5 साल से
जिसको हमने 20 से 25 वीडियो के अंदर, अपनी वीडियोज़ के अंदर हमने जिक्र किया है कि कांग्रेस की संगठन की कमी कांग्रेस को खलेगी। और पर्दे के पीछे ओप कैमरा जो थे, कांग्रेस पार्टी के बहुत से बड़े नेता जो आज विधायक बन करके आए हैं, कोई 4 बार के, कोई 5 बार के, कोई 2 बार के, कोई 3 बार के, हर नेता ये स्वीकार करता था कि हमारे को संगठन की कमी खल रही है। लेकिन वो ओप कैमरा हमारे सामने तो कहते थे, अपने नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व के कानों तक वो बात नहीं पहुंचा पाई, और पहुंचाते थे तो उनकी सुनाई नहीं होती थी। तो आज कहीं न कहीं कांग्रेस के हर नेता को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी ये लगने लग गया है कि 2 चीज़ों के अंदर पार्टी को सुधार करना पड़ेगा। एक तो प्रमुख रूप से संगठन के बारे में, एक दूसरा जो सेटिंग गेटिंग का फार्मूला जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बार बार अपना रही है, तो सेटिंग गेटिंग के भी अंदर भी नया आदमी, नया वर्कर कब जुड़ेगा पार्टी के साथ? जब उसको कोई पद की लालसा होगी कि मेरे को फला पद इस पार्टी के अंदर मिल जाएगा, या मेरे को टिकट मिल जाएगी। टिकट की बात आती है तो सेटिंग गेटिंग का फार्मूला, और पद की बात आती है तो संगठन है ही नहीं, तो किस प्रकार से लोग जुड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तरफ आज क्यों भाग रहा है हरियाणा के लोग? इसलिए भाग रहे हैं, हालांकि विवाद भाजपा में है। कल ही नांगल चौधरी के अंदर और नारनौल के अंदर मीटिंग हुई है, सांसद धर्मवीर सिंह का और उनके बेटे का विरोध हुआ है। वहाँ के लोगों का एक कहना था कि हम फ़ोन करते हैं तो धर्मवीर सिंह जी मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर हमारा फ़ोन नहीं उठाते। जो नांगल चौधरी के विधायक थे कि वो चुनाव में हार गए, वो हमारी समस्याएं सुनते थे। विरोधाभास हालांकि पार्टी में होता है, बड़ा संगठन है, बड़ा परिवार जिसका हो जाता है, कहीं न कहीं बर्तनों की आवाज़ वहीं से आती है खड़कने की। तो वो कांग्रेस के अंदर भी खड़क रहे हैं, भाजपा के अंदर, लेकिन कांग्रेस के जो फूट है वो सड़कों पे सामने आ गई और उसका उनको नुकसान हुआ। तो इसके अंदर सुधार करना पड़ेगा, संगठन को भी मजबूती देनी होगी, पदाधिकारी बनाने पड़ेंगे, और कहीं न कहीं सेटिंग गेटिंग के फार्मूले को भी भुलाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, वायनाड में चुनाव होने जा रहे हैं और प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ रही है। बात करें दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अब कैरिक विनेश फोगाट जो वो भी चुनाव प्रचार में जाएगी, और हाईकमान का आदेश आया कि भाई कोई भी नेता अपनी मर्जी से वहाँ पर ना पहुँचे। तो क्या जो यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो अपनी पैठ पक्की करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं कि वहाँ जाएँ लेकिन यहाँ पर काम ना करें? हरियाणा में सारे के सारे नेता अपने नंबर बनाने के लिए पहुँच रहे हैं, सीधी सी बात है। जहाँ से बड़ा नेता चुनाव लड़ता है, हर नेता छोटा ये चाहता है कि उसकी नज़रों में तुम एक ऐसा सम्मान पालो कि इसने तेरे चुनाव में बहुत मेहनत की। यही कमजोरी खलती है। दीपेंद्र हुड्डा के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश भर के जो नेता थे ना, वो घूमते रहे कि हाजिरी पक्की होती रहे दीपेंद्र जी के सामने। अपने इलाकों के अंदर उन्होंने काम नहीं किया, कांग्रेस उन इलाकों के अंदर हार गई। आज वायनाड के अंदर खुद राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का और कांग्रेस पार्टी का अपना वजूद है, अपना वर्चस्व है। जब कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही थी तो वायनाड ने ही संबल दिया था राहुल गांधी को चुनाव जितवा करके। और आज प्रियंका वहाँ चुनाव लड़ रही है, वहाँ कांग्रेस के हरियाणा के कितने नेता चले जाओ, किसका वोट बैंक है, वो किसको प्रभावित करेंगे? वहाँ के वर्कर जिताएंगे। इस चीज़ को अगर सोचने लग जाएं तो ये नंबरबाजी की पॉलिटिक्स छोड़ दें और अपने इलाके के अंदर धरातल पे काम करें तो शायद परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं भविष्य में, वरना तो फिर भविष्य में आगे भी पछताना पड़ेगा, यही हालात रहे तो। डॉक्टर साहब, 13 तारीख से विधानसभा सेशन शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं है। पिछला सेशन भी ऐसे ही निकल गया जब विधानसभा की शपथ ली गई थी। अब 13 तारीख सेशन शुरू होगा, वाद विवाद होगा, तो क्या है ये? क्या कांग्रेस पार्टी फिर पिछड़ रही है? देखिए, पिछड़ने की तो नहीं है, तो विपक्ष का नेता तो चुना जाना चाहिए था, लेकिन शायद विपक्ष के नेता के लिए भी मुझे तो लगता है कि कांग्रेस का को नेतृत्व ये तो नहीं सोच रहा कि हमारी समस्या समाधान भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व करे कि वो ही तय करे कि किसको हम बनाएं किसको ना बनाएं। मतलब यार बंदश की स्थिति है। जितने विधायक जीत करके आए उनमें से 32-33 विधायक भूपेंद्र हुड्डा जी की कोठी पर हाजिरी लगाए, तो 1 मिनट का फैसला था, उसका पता नहीं क्या बना रखा है, पूरी ऐसी बना के बैठे हैं, कब डिक्लेयर करेंगे कब नहीं। 13 से शायद सेशन बुला रखा है और उससे पहले नाम इनको देना पड़ेगा। अगर नाम विपक्ष का नेता पहले तय नहीं होता तो भी कांग्रेस के लिए ये स्थिति एक आशास्पद सी स्थिति में मान करके चलता हूँ। हालांकि कई नेता इस दौड़ के अंदर हैं, स्वयं भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, अगर वो कहीं न कहीं हाईकमान उनके ऊपर रोक लगाती है या नहीं बनाती है उनको, तो शायद उनकी राय शुमारी जरूर ली जाएगी कि वो किस तरफ इशारा करेंगे किस तरफ नहीं करेंगे। लेकिन स्थिति बड़ी हास्यास्पद सी कांग्रेस की है, ये काम हो जाना चाहिए था, विपक्ष का नेता चुनने का नहीं हो पाया, ये फेलियर है कांग्रेस का। रेड्डी साहब, अगर बगैर सेनापति के मैदान में उतरेगी कांग्रेस पार्टी तो क्या किरकिरी होगी कांग्रेस पार्टी की? क्या जो मुद्दे उठने चाहिए थे वो मुद्दे नहीं उठा पाएगी कांग्रेस पार्टी? देखो, सेनापति तो चुनना पड़ेगा, जब तक आप तय नहीं कर पाएंगे। विपक्ष विधानसभा के अंदर जो बोलने का समय निश्चित होता है, विधायक के तौर पर वो समय अलग होता है, विपक्ष के नेता को ज़्यादा समय दिया जाता है
और प्रमुख जो मुद्दे होते हैं पार्टी रणनीति तय करती है अपनी मीटिंग बुला करके कि इस मुद्दे के ऊपर हमने ये क्वेश्चन लगवाना है और इस मुद्दे के ऊपर हमें सरकार को घेरना है। एक स्थानीय विधायक अपने जो भी विधायक होगा वो अपने इलाके की समस्याएं उठाएगा, लेकिन पूरे प्रदेश की जन समस्याएं उठाना और पार्टी सरकार की कमजोरियों को जनता के सामने लाना तो विपक्ष के नेता का काम है। वो भूमिका बड़ी मजबूत आदमी को दी जानी चाहिए और उसका एक अहम रोल विपक्ष के नेता का सदन के अंदर होता है। उसको निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे, पहले नेता चुनना पड़ेगा, उसके बाद ही अदाकारी दिखानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीटिंग बुलाई थी, 32 विधायक वहाँ पर पहुंचे थे, तो उसके बाद अनुमान ये था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लगभग तय है नेता प्रतिपक्ष बनना, लेकिन इतनी देरी हो रही है तो क्या कोई खिचड़ी और है, किसी और का नाम निकल कर सामने आएगा? देखो वही बात है ना कि दाल में कुछ काला तो है या दाल ही काली है, ये नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। इतना आसान, अगर ये बहुत इजी फैसला था, अगर इतना आसानी से बनाना होता तो बना देते। कहीं न कहीं राहुल गांधी अब भी आजमा रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के नेतृत्व को, विधायकों को, कि किस विधायक का मत क्या है। कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो खेमा छोड़ने के लिए तैयार भी बैठे हैं, जो भूपेंद्र हुड्डा जी के काफ़ी नज़दीक होते थे कि भाई सीएम बनेंगे, सरकार आएगी तो काम निकलवाएंगे। कुछ नेताओं को अब यह आभास भी होने लग गया है कि भाई भूपेंद्र हुड्डा जी का भविष्य राजनीतिक रूप से हरियाणा के में ज़्यादा नहीं रहा है, क्योंकि उम्र दराज हो चले हैं। और हुड्डा साहब ने भी स्वयं राहुल गांधी जी के सामने कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है। हालांकि मजाक भरेला जी में राहुल जी ने भी यही कहा था कि ऐसे बहुत से नेता कह चुके हैं, कोई मानता नहीं है। तो इसका असर सा सीधा साधा हरियाणा के अंदर दिखाई देने लग गया है। और जो कुलदीप शर्मा जैसे हमने जिक्र किया पहले कि भूपेंद्र हुड्डा गुट के खास होते थे, और वो कहीं न कहीं वो भी